फिलहाल आईपीओ मार्केट काफ़ी बुल रन में चल रहा है। हर एक आईपीओ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसी बीच एक कंपनी अचानक से सुर्खियों में आ गई है और इसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। अब पहला सवाल आता है कि ओला इलेक्ट्रिक जो कि काफ़ी यंग कंपनी है, इन्होंने अपना प्रोडक्ट लगभग 2 साल पहले ही लॉन्च किया है, तो इन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अचानक कंपनी ने सीधे आईपीओ के लिए फाइल किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मॉर्निंग कंटेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक के पास अभी लगभग 1100 करोड़ रुपए बचे हैं और इनका जो मंथली बर्निंग रेट है वो फिलहाल 250 करोड़ का है। यानी कि जो 1100 करोड़ के इनके पास कैश है, ये 4 से 5 महीने इनके पास चलेगी। उसके बाद इनको कैपिटल का इंतजाम करना पड़ेगा और इसीलिए कंपनी ने वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी मार्केट भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर एक फंडिंग विंटर चल रहा है, यानी कि फंडिंग जल्दी से मिल नहीं रही है और शायद इसीलिए कंपनी ने पब्लिक मार्केट का दरवाजा ठकठकाया कि यहाँ से अगर काम बन सकता है तो बेहतर है। तो ये 7000 करोड़ के आईपीओ के लिए कंपनी ने फाइलिंग की है, जिसमें से 5500 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जाएंगे ताकि कंपनी अपने खर्चे चलाए और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, जिसमें कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल भी अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब भाविश अग्रवाल की बात आई है तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ रेड फ्लैग्स है कंपनी के बारे में जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वो बहुत ही हाईलाइटिंग फैक्टर है। जनरली होता ये कि जब भी बुल रन आता है हर कोई उसी नशे में होता है कि पैसा बन रहा है, वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। 2021 में भी इसी तरह का बुल रन आया था आईपीओस का। पेटीएम वगैरह कई सारे कंपनीज के आईपीओ आए। रिजल्ट क्या था लॉन्ग टर्म में सभी ने देखा और कुछ इसी तरह की चीज़ें ना हो, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि वो सारे फैक्टर्स आपके सामने आए और इस बुल रन का कोई भी कंपनी गलत फायदा ना उठा पाए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब देखिए, सेबी भी कई सारी कंपनीज को रिसेंटली रिजेक्ट करती हुई आई है। अभी ओयो के केस में ही जोस्टेल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने सेबी के पास एक कंप्लेंट फाइल की कि ओयो का जो आईपीओ प्रोस्पेक्टस है उसमें कई सारे मिसस्टेटमेंट दिए गए हैं और कई सारे डिस्क्लोजर सही से बताए नहीं गए, जिसके चलते फिर सेबी ने उनका आईपीओ रोक दिया था। रिसेंट टाइम में इंडिया की जो मोबाइल मेकर कंपनी है लावा, उनका आईपीओ भी रिजेक्ट किया गया था और कई सारे आईपीओ जो है वो रिजेक्ट किए गए। तो अब ओला इलेक्ट्रिक का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये आईपीओ अप्रूव होता है तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप सभी को जाननी चाहिए। देखिए, कंपनी के कई सारे एक्स एम्प्लॉयज़ के अनुसार कंपनी के लिए सबसे बड़ा कोई रेड फ्लैग है तो वो है भाविश अग्रवाल। इसके लिए हमने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े और भाविश अग्रवाल से रिलेटेड जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद हमें एक चीज़ ये पता चली कि कंपनी की जो एम्प्लॉय है वो खुद ही से यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये डेटा से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कंपनी का जो अट्रिशन रेट है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 47% का था। यानी कि 100 में से 47 लोग छोड़कर चले जा रहे हैं कंपनी, और ये बहुत ही हाई है। इनफैक्ट किसी भी कंपनी का अट्रिशन रेट 15% से ऊपर चला जाता है तो दैट इज़ वेरी हाई। यहाँ पर वो लगभग 50% के करीब है। अब इससे रिलेटेड एम्प्लॉय से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो कंपनी के एक एम्प्लॉय ने मॉर्निंग कंटेक्स्ट को बताया कि यहाँ पर जो डेडलाइंस है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। यानी कि कंपनी की डेडलाइन कुछ इस तरह की होती है कि आज अगर कोई टास्क दिया गया तो मैनेजमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो टास्क है वो कल ही पूरा होना चाहिए था, जबकि टास्क आज दिया गया है। और कई सारे एम्प्लॉयज़ का यही मानना है कि इसी चीज़ों की वजह से कंपनी की जो पहली जो स्कूटर थी S1 Pro, उसकी डिलीवरी लगातार लेट होती चली गई। शुरुआत में बोला गया कि अक्टूबर में हो पाएगी, फिर और लेट हुआ नवंबर में, फिर बोला गया कि दिसंबर के फर्स्ट हाफ में होगी, लेकिन एक्चुअल में दिसंबर के सेकंड हाफ में इसकी डिलीवरी हुई। और बाद में जो स्कूटर में ग्लिचेस आए, कई सारे प्रॉब्लम्स आए, उसमें भी एक्स एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि जो चीज़ें थी, जो एक प्रोसेस में टाइम लगता है, उसके लिए वक्त ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए। लेकिन देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई सीरियल एंटरप्रेन्योर है तो उनकी पहले की कंपनीज ने कैसे परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म वो कर रही है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो ओला इलेक्ट्रिक के अलावा भाविश अग्रवाल ओला चलाते हैं, तो कुल मिलाकर भाविश अग्रवाल 5 कंपनीज चलाते हैं। ओला, ओला फूड्स, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, ओला इलेक्ट्रिक, ओला कार्स और ग्रोसरी डिलीवरी। तो देखिए, पहली बात तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जो अलग स्केल पर जाकर प्रॉफिटेबली काम करता हो। अगर हम ओला की बात करें तो बिजनेस भी फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है। पिछले कुछ काफ़ी टाइम में कंपनी को सीटीओ भी नहीं था, जिसके चलते टेक्निकल ग्लिचेस काफ़ी बढ़ गए थे। इसी बीच ओला के जो को-फाउंडर थे अंकित भाटी, वो भी कंपनी छोड़कर चले गए। अब अंकित भाटी की बात आई है तो एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि मनी कंट्रोल का एक रिपोर्ट आया जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई। इसमें यह बताया गया कि 2017 में ओला इलेक्ट्रिक को सेटअप किया गया। तो शुरुआत में ये ANI टेक्नोलॉजीज़ की सब्सिडरी थी, यानी ANI टेक्नोलॉजीज़ की 2 सब्सिडरीज थी, ओला भी थी, ओला इलेक्ट्रिक भी थी। लेकिन बाद में यहाँ पर प्रोसेस चेंज हुई, बाद में इसको अलग किया गया और इंटरेस्टिंगली 2018 से 2019 के बीच भाविश अग्रवाल ने कंपनी का 92% स्टेक सिर्फ 92,500 रुपीज़ में खरीद लिया।
और यहाँ पर जो कंपनी के दूसरे को फाउंडर अंकित भाटी, उनका कोई स्टेक नहीं था इस कंपनी में। बाद में ऐसा कहा जाता है कि कंपनी में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई दोनों फाउंडर्स के बीच, जिसके चलते अंकित भाटी कंपनी छोड़कर चले गए, यानी उन्होंने ओला छोड़ दी। अब यहाँ पर लगभग 92% स्टेक पाने के बाद भाविश अग्रवाल ने वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाई ओला इलेक्ट्रिक के लिए। शुरुआत में इन्होंने 300 करोड़ रुपीस रेज किए, बाद में इन्होंने सॉफ्ट बैंक से $250 मिलियन रेज किए एट द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। और उसके बाद कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया और कंपनी फाइनली आज उस पोजीशन पर आई है जहां पर इनकी जो वैल्यूएशन की मांग है वो लगभग 60,000 करोड़ की है, यानी लगभग $7 बिलियन। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच ओला की जो ज़्यादातर कंपनीज जो इन्होंने अक्वायर की या फिर जहाँ जहाँ पर इन्होंने एक्सपांड करने की कोशिश की वो सही से अब तक परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैनेजमेंट के बारे में दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा लॉसेस में है। अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का 2600 करोड़ का रेवेन्यू था और लॉसेस लगभग 1400 करोड़ के। जनरली लोग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रेवेन्यू के हिसाब से लॉसेस देखें तो वो 50% से भी ज़्यादा है। कंपनी लॉस में है, ये होगी एक चीज़। लेकिन इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्हें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग अ वेरी ह्यूज सैलरी। अगर मैं भाविश अग्रवाल की यहाँ पर बात करूँ तो 6 करोड़ पर एनम इन्हें मिल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक से, और उसके साथ ही वेरिएबल पे जो है वो 3 करोड़ पर एनम का है। साथ ही कंपनी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको भी 50 लाख रुपीस पर एनम मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद अ सिटिंग फी ऑफ 1 लाख रुपीस। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी बिजनेस हो, पेटीएम के केस में भी यही था कि लॉस मेकिंग कंपनी सब नई नई आना शुरू हुई थी, लेकिन देखिए कोई से भी बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल, एक बेसिक रोल ये होता है कि आप प्रॉफिट बनाओ। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे और ऊपर से खुद को आप बहुत बड़ा बिजनेस भी समझ रहे हो तो आई थिंक दैट इज समवेयर क्वेश्चनेबल। अब वो तो हो गया कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, लेकिन चाहे कंपनी पैसा ना कमाए, शायद इन्वेस्टर्स भी पैसा ना कमाए, लेकिन कंपनी के फाउंडर्स यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए मेरा ये क्लियर मानना है कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स 1 साल के लिए ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। देखिए अगर हम भाविश अग्रवाल की बात करें तो बहुत ही फेमस फाउंडर हैं, हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को उनके बारे में पता है। लेकिन मार्केट में हज़ारों ऐसी कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स के बारे में किसी को नहीं पता, ना वो ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं, ना उनके बारे में किसी को पता है। तो ऐसे में कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो देखिए आपको बता दूं कि कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें देखकर भी कंपनी के मैनेजमेंट की नीयत पता कर सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को ढंग से एनालाइज करके वहाँ से भी काफ़ी कुछ क्रूशियल चीज़ें निकाल सकते हैं। और ऐसे 8 से 10 ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी कंपनी पर उसे खरीदने से पहले उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त चेक करने चाहिए। और उन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में बहुत डिटेल में बात की है। अभी अगस्त मंथ में हमने इसे लॉन्च किया था, तब से लेकर आज तक बहुत प्यार इस कोर्स को मिला है। यहाँ पर मैनेजमेंट एनालिसिस तो आप सीख ही जाएंगे, साथ ही आप कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस और कंपनी के वैल्यूएशन से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी डिटेल में सीखेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि अब आपका एनालिसिस एक अलग ही लेवल पर आ गया है। और ये सारी चीज़ें हम बस कह नहीं रहे हैं, अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं करते हैं तो ये अकेला ऐसा इंडिया का कोर्स है जो आपको 5 डेज नो कस्टमर्स रिफंड पॉलिसी प्रोवाइड करता है। अभी 2 दिन के लिए इस कोर्स पर न्यू ईयर फ्लैश सेल चल रहा है, जहां पर 5,000 रुपीज़ का ये कोर्स आपको मिल रहा है 2299 रुपीज़ में। तो आज इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और अपनी शेयर मार्केट लर्निंग्स को एक अलग स्तर पर पहुंचाइए। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही आप हमारे बाकी कोर्सेज भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि उन पर भी 30% से ज़्यादा के डिस्काउंट्स फिलहाल इन 2 दिनों के लिए आपको मिलेंगे। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। कंपनी के लिए जो अगला रिस्क फैक्टर है वो ये है कि फिलहाल कंपनी काफ़ी ज़्यादा फायदा ले रही है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स का, जिसमें फेम सब्सिडी में कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है कि वो स्केल पर अपनी स्कूटर्स का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन शॉकिंगली ये जो सब्सिडी है, जैसे फेम सब्सिडी की अगर मैं बात करूँ तो वो अभी मई 2023 में 40% से 15% पर लाई गई है, यानी वो सब्सिडी काफ़ी कम हुई। अब इसके साथ ही कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अपने स्कूटर्स की वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इन्हीं चीज़ों के चलते फिर रिसेंटली ओला ने अपनी S1 की जो प्राइस है वो 22,000 रुपीज़ से बढ़ाई है और ओला S1 Pro की जो प्राइस है वो 37,000 रुपीज़ से बढ़ाई है। अब आने वाले टाइम में अगर ये इंसेंटिव और कम हो जाता है तो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ेगी, लोगों को जो स्कूटर्स है वो और भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी, जिसके चलते कंपनी के सेल्स पर इसका ज़रूर आपको इंपैक्ट मिलेगा। बिकॉज कई सारे जो स्टेट्स है, गुजरात जैसे, वो बड़ी बड़ी इंसेंटिव्स दे रहे हैं लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने के लिए। एक तो प्रोडक्शन के लिए आपको सब्सिडी है, साथ ही यूजर्स को भी कुछ स्टेट्स में सब्सिडी
सब्सिडी है इसका फ़ायदा कंपनी को हो रहा है, लेकिन जब ये सब्सिडीज कम हो जाएगी तो इसका ज़रूर इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर दिखेगा। और जब विद सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो सवाल ये आता है कि विदाउट सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए कई सारी कंपनी ये रीजनिंग देती है कि हम अभी छोटे बिजनेस हैं इसीलिए हम लॉस में हैं, जब हम आगे ग्रो करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बहुत स्केल पर बिजनेस कर रही है। पिछले साल इन्होंने लगभग 1,56,000 स्कूटर्स बेचे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर पिछले कुछ महीने का डेटा मैं देखूँ तो स्कूटर के सेल्स में उतनी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है, एकदम एवरेज सी बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते कंपनी का भी ये प्लान है कि वो और भी अलग अलग वेरिएशंस लाएंगे स्कूटर्स के, और साथ ही वो बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे और वहाँ से भी रेवेन्यू कमाएंगे। देखिए ओला के बिजनेस को अगर आप समझ पाए हैं तो एक चीज़ आप जरूर देखना कि ओला ने हर कोई चीज़ करने की कोशिश की है। जैसे ओला का जो कैब बिजनेस है उन्होंने भी फूड डिलीवरी में जाने की कोशिश की, बाकी हज़ार चीज़ों में जाने की उन्होंने कोशिश की है। सिमिलर चीज़ अभी ओला इलेक्ट्रिक भी प्लान कर रहा है कि अब अपनी बेसिक स्कूटर के साथ अब एक मोटरसाइकिल में जाना चाहते हैं, इसके बाद ये बैटरी सेल्स में जाना चाहते हैं, और रिसेंटली कंपनी ने ये बताया कि 2024 में वो सीडान कार लॉन्च कर सकती है। यानी कि इनका ये कहना है कि अभी हम स्कूटर्स तक ही लिमिटेड है, आने वाले टाइम में मोटरसाइकिल्स में जाएंगे, आने वाले टाइम में हम सीडान कार्स में आएंगे और बाकी भी कार्स बनाना शुरू करेंगे। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी एक चीज़ को प्रॉफिटेबल ना बनाए और ट्राई करे कि हर एक चीज़ में जाना, तो ऐसी चीज़ में इन्वेस्टर्स को भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है कि लकीली प्रॉफिट हुआ तो हुआ, अदरवाइज होता क्या है कि कंपनी की पूरी हिस्ट्री है कि कंपनी ने कभी भी एक प्रोडक्ट पर फोकस नहीं किया है। दे ऑलवेज वांटेड टू डू मेनी थिंग्स, और इसी के चलते ओला को काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। और सेम चीज़ ओला इलेक्ट्रिक में ना हो ऐसी हम आशा करते हैं, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें दिख रही है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अब प्रॉफिट तो है नहीं तो हम प्राइस टू अर्निंग या पीजी रेशो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशो की बात करें तो जहाँ पर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, इनका जो प्राइस टू सेल्स रेशो है वो बिटवीन 2 to 4 है। अब देखिए ये जो कंपनीज हैं ये पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिक नहीं है, जबकि ओला जो है वो 100% इलेक्ट्रिक है, तो कंपैरिजन उतना फेयर नहीं होगा। लेकिन ऑटोमोबाइल में हमारे पास कुछ है नहीं अगर हम टू व्हीलर या स्कूटर सेगमेंट को पकड़े तो। इसलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जहाँ पर नॉर्मल मोटरसाइकिल कंपनी 2 to 4 का प्राइस टू सेल्स रेशो मांग रही है, वहीं पर ओला इलेक्ट्रिक मांग रही है 12 का। तो क्या ये जस्टिफाई करता है? तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। फिलहाल इंडिया में जितनी भी टू व्हीलर्स है उसमें से 4.5% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक है, और जितनी भी कार्स इलेक्ट्रिक है उसमें से 1.2% कार्स ही इलेक्ट्रिक है। यानी एक्सपेंशन का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कुछ सिटीज़ की बात करें जैसे कि कोल्हापुर है, सूरत है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा मार्केट है, ग्रोथ का यहाँ पर सवाल ही नहीं है, ग्रोथ होने ही वाली है। बट सवाल यही है कि कौन सी कंपनी को उसका फायदा होगा, ये देखना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में तो ओला ही थी, लेकिन ओला के बाद अब हर एक कंपनी इसमें एंटर करने की कोशिश कर रही है। बजाज ने एंटर किया, टीवीएस ने एंटर किया, एथर तो है ही, और बाकी और भी कई सारी कंपनीज हैं। अगर हम कस्टमर फीडबैक की बात करें तो लोगों को जो बाकी कंपनीज की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है वो भी काफ़ी पसंद आ रही है, और उनकी भी डिमांड और सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ती जा रही है, मार्केट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक अब इसमें क्या स्पेशल कर पाती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कंपनी बहुत सारा पैसा R&D में इन्वेस्ट कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 500 करोड़ रुपए R&D में इन्वेस्ट किए, और ये जो IPO आएगा इसमें से भी काफ़ी सारी अमाउंट वो R&D पर डालने वाले हैं। तो ये देखते हैं कि R&D से कुछ सही रिजल्ट निकल कर आते हैं क्या, जो कंपनी को सही में प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाए। कंक्लूजन में आपको बता दूं कि प्योर प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी IPO लेकर आ रही है। अब सेबी इसको अप्रूवल देती या नहीं देती ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लुकिंग एट द कंपनीज फाइनेंशियल्स और मैनेजमेंट का बाकी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये जो सारे रेड फ्लैग्स हैं उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और कंपनी का IPO आता भी है तो लॉस मेकिंग कंपनीज ने क्या कुछ रिटर्न्स दिए हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा याद करके देखिए कि अब तक जो लॉस मेकिंग कंपनीज के IPO है वो डेटा के हिसाब से बात करें तो अच्छे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बस प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि बुल रन में जनरली लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। यही चीज़ पेटीएम के टाइम भी हुई थी, और उस वीडियो में भी हमने कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, चाहे वो कंपनी का वैल्यूएशन हो या फिर बिजनेस मॉडल हो। अगर ओला इलेक्ट्रिक को अप्रूवल मिलता है तो जो भी अपडेटेड डेटा है उसके साथ हम और एक वीडियो बनाकर आपको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो जाते जाते हमारी न्यू ईयर ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही लिमिटेड टाइम का ये फ्लैश सेल है, और अपनी नई साल की शुरुआत कुछ खास लर्निंग से करें ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।